कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब ये शहर आजाद था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये जालिम राजा यहाँ सबसे जमीन की खुदाई करवा रहा होता है, क्योंकि इसे एक ऐसी चीज की तलाश है जिसे मिलने के बाद इसे जादू या शैतानी ताकतें मिल जाएंगी, जिसके बाद ये और भी ताकतवर हो जाता और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर पाता। बेसिकली इस मटेरियल का नाम इटर्नियम है, जिससे वो एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे वो सुपर हीरोज वाली ताकतें हासिल कर लेगा। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, तभी एक मजदूर को वो पत्थर मिल जाता है जो उस जालिम राजा को मिल जाता है, और बहुत जल्दी वो अपना ताज भी बना लेता है, जिसे पहनने से उसे बहुत सारी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो मजदूरों के साथ काम करता है, और वो जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो सभी गाँव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो जालिम राजा को पता चलता है कि कोई उसके खिलाफ खड़ा होने लगा है, तो वो उस बच्चे को मारने का हुक्म दे देता है, और जब उसे मारा जा रहा होता है वो अचानक गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे काफी सारे जादूगर या देवता होते हैं, और उस छोटे बच्चे को कहते हैं कि तुमने जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई जो हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हम तुम्हें एक सुपर पावर गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके बाद अगर तुम एक लफ्ज शाज़म बोलोगे तो तुम में हम सबकी पावर्स आ जाएंगी, जिसके बाद तुम में इतनी पावर्स आ जाएंगी कि तुम अकेले ही उस जालिम राजा को हरा सकते हो। फिर वो लड़का शाज़म बोलता है और अचानक उसमें काफी सारे पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद वो जालिम राजा के महल पहुंचता है। उसी वक्त वो जालिम राजा भी अपना ताज पहन रहा होता है, लेकिन वो लड़का वहां पहुंचता है और वहां पे तबाही मचाते हुए सबको मार देता है। वो छोटा बच्चा इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके गुस्से से न सिर्फ वो जालिम राजा बल्कि पूरा शहर भी तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी दोबारा 5000 साल पहले आगे आती है और हमें वो शहर दोबारा दिखाई देता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक गैंग ने इस पूरे शहर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। वहाँ पे वो काफी जुल्म करते हैं और लोगों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से इस शहर को अपने कंट्रोल में किया होता है। उनका एक ही मकसद होता है, वो ताज ढूंढना। ये वही ताज होता है जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने अपने लिए सुपर पावर्स हासिल करने के लिए बनाया होता है। वो जालिम राजा तो मर जाता है, लेकिन उस क्रिमिनल गैंग का ये मानना होता है कि वो ताज आज भी इस शहर में कहीं ना कहीं दफन है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना है, और वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। एड्रियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री के रिलेटेड काफी चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि एड्रियाना अपने ग्रुप समेत एक गार के अंदर जाती है और वहाँ उन्हें वो ताज मिल जाता है। एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो उस क्रिमिनल ग्रुप का हिस्सा होता है, जिन्होंने इस पूरे शहर को कंट्रोल कर रखा है, और वो भी इस ताज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इस्माइल अपने एक साथी को मार देता है और अपने गैंग को उस गार के अंदर बुलाता है। तभी वो क्रिमिनल ग्रुप एड्रियाना और उसके तमाम साथियों को पकड़ लेते हैं। तभी एड्रियाना की नजर एक दीवार पे पड़ती है जहाँ पे कुछ लिखा होता है। तभी उसके मुंह से शाज़म निकल जाता है। ये लफ्ज बोलने के बाद वहाँ पे अचानक ब्लैक एडम आ जाता है और वो सभी क्रिमिनल गैंग के बंदों को मारने लगता है। इस लड़ाई में ब्लैक एडम तमाम गैंग को मार देता है, जबकि इस्माइल मरने का नाटक करता है और वहाँ कहीं छुप जाता है। फिर ब्लैक एडम एड्रियाना के सामने आता है और वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि एड्रियाना ने उसे जगाया होता है। तभी उस गैंग के और बंदे आते हैं और अपने हथियारों से ब्लैक एडम पे हमला करते हैं। इनके पास एक ऐसा मिसाइल भी होता है जो इटर्नियम से बना होता है। ये वही इटर्नियम होता है जिसकी मदद से जालिम राजा ने अपना ताज बनाया होता है, और इस मिसाइल के लगने से ब्लैक एडम भी जख्मी हो जाता है। वो तमाम गैंग मेंबर्स को मार तो देता है, लेकिन वो खुद भी बेहोश हो जाता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि इटर्नियम एक ऐसा मटीरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और उससे वो मर भी सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। फिर जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, एड्रियाना का बेटा उसके सामने होता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से उस गार में बंद थे। अब हमारा शहर किसी गैंग के कंट्रोल में है और हम पे वो काफी जुल्म करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं और आप ही हमारे शहर को बचा सकते हैं। लेकिन ब्लैक एडम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये काफी बदल चुका है। शहर को, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर शहर घूमने लगता है।
पर इसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका काम इस दुनिया में आने वाले तमाम सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को रोकना होता है। इसका काम इस दुनिया को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना होता है जिससे किसी आम आदमी को और इस दुनिया को कोई खतरा ना हो। फिर वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात करती है और उसे बताती है कि ब्लैक एडम इस दुनिया में वापस आ गया है और अगर पहले की तरह इस बार भी उसको रोका ना गया तो वो पहले से ज्यादा तबाही मचा सकता है और अगर इस दुनिया के बदलते हुए हालात को देखकर वो पागल हो गया या उसको गुस्सा आ गया तो उसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। हॉकमैन इस बात पे राजी हो जाता है और वो अपनी टीम इकट्ठी करने लगता है जिसमें और भी काफी सुपर हीरोज होते हैं और फिर सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ताज इधर ही है और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करते हैं वहाँ पे ब्लैक एडम आता है और वो उनको बचाता है और एक बार फिर से उस गैंग की धुलाई करता है। फिर वो उनसे फाइट कर ही रहा होता है कि वहाँ पे ब्लैक हॉक की टीम आ जाती है और वो सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अब भी उन पे भारी होता है और वो सारे मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते और सबसे लड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी और हॉकमैन की टीम एड्रियाना के पास आती है और ब्लैक एडम को पकड़ने में उनकी मदद करने को कहते हैं, लेकिन एड्रियाना कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब ये लोग हम पर जुल्म कर रहे थे। ब्लैक एडम ही तो है जिसने इन क्रिमिनल्स का मुकाबला किया और मुझे मरने से बचाया है। जिस पर जस्टिस सोसाइटी कहती है कि जिसे तुम अपना हीरो मान रहे हो वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को बहुत बुरे तरीके से तबाह कर दिया था। लेकिन भला आखिर वो तमाम लोग एड्रियाना को राजी कर देते हैं। इसके बाद एड्रियाना उसे ब्लैक एडम के पास ले चलती है ताकि सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकें और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। इसी के साथ इस्माइल को दिखाया जाता है जो एड्रियाना का साथी होता है और वो एड्रियाना के घर दाखिल हो जाता है ताकि वो ताज को ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसको ताज नहीं मिलता वो एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले चलता है, लेकिन बहुत चालाकी के साथ वो लड़का अपनी माँ को फोन कर देता है और उसे बता देता है कि उसे किडनैप कर दिया गया है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत परेशान होती है और इसका जिक्र ब्लैक एडम से करती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से अपने बेटे के लिए हेल्प मांगती है। वो सब राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हॉकमैन उस गैंग के 2 मेंबर्स को पकड़ लेता है और उनसे उस बच्चे की किडनैपिंग के बारे में पूछता है, जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि इस्माइल कहाँ पर है और इन्हें पता चलता है कि इस्माइल एक रेगिस्तान में है। और जैसे ही वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे के ऊपर गन तान कर रखी हुई है। फिर इस्माइल कहता है कि वो पूरा गैंग जिसने पूरे शहर को अपने कब्जे में लिया हुआ है मैं उसी का लीडर हूँ और ये तमाम लोग मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर इस्माइल एड्रियाना से कहता है कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो उसे वो ताज दे दो और इसी तरह एड्रियाना उसे वो ताज दे देती है ताकि उसकी बेटी की जान बच जाए। लेकिन ताज देने के बावजूद भी इस्माइल उस लड़के पे गोली चला देता है। ये देखने के बाद ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से उसकी तरफ भागता है और उस फायर के सामने खुद आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। तब इस्माइल वो ताज पहनने लगता है, लेकिन ब्लैक एडम अपनी लाइटिंग की वजह से उसको जला देता है। फिर ब्लैक एडम और हॉकमैन एक दूसरे से बात करते हैं और वो उसे एक खुफिया राज बताता है और उसे कहता है कि आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं बल्कि वो मेरा बेटा था और जब जालिम बादशाह मेरे बेटे को मारने वाला था तब अचानक वो वहाँ से गायब हो गया और जब जालिम राजा मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाया तब उसने मुझे और हमारी फैमिली को पकड़ा और हमें काफी बुरे तरीके से मारा पीटा और वो मार मेरी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो उधर ही मर गई। जिसके बाद मैं भी मरने वाला था, लेकिन अचानक मेरे पास मेरा बेटा आया जिसके पास बहुत ज्यादा ताकतें और शक्तियाँ मौजूद थी और वो अपनी तमाम पावर्स और शक्तियाँ मुझे दे गया। तभी उस जालिम राजा के कुछ सोल्जर्स हम पे हमला करते हैं और मेरा बेटा उधर ही मर जाता है और अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने उस जालिम राजा और उसके तमाम सोल्जर्स को तो मार दिया, लेकिन वो तमाम पावर्स और शक्तियाँ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। इसके बाद तमाम देवता जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थी वो इस बात से काफी नाराज थे कि उसने वो सारी ताकतें मुझे दे दी थी। उन्हें लगा कि मैंने अपने पावर्स का मिसयूज किया है और मैं अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद रखा और मैं कई हजार साल तक उस गार के अंदर बंद रहा और जब एड्रियाना ने मेरा नाम दोबारा लिया तब मैं फिर से जिंदा हो गया। इसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम को अब भी काफी अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी काफी तबाही मची हुई थी और अब भी उसकी वजह से शहर के काफी लोग मर चुके हैं। इसलिए ब्लैक मैन हॉकमैन से कहता है कि मैं खुद को सरेंडर करना चाहता हूँ और अपने पावर्स को भी खत्म करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे।
जिसके बाद ब्लैक एडम शेज़ाम कहता है और वो फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और इस वक्त इसके पास कोई पावर्स नहीं होती। और जब तक ये शेज़ाम दोबारा नहीं बोलेगा तब तक वो पुराना ब्लैक एडम नहीं बन सकता। और हॉकमैन से रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो ताकि मैं दोबारा ये वर्ड बोल ही ना सकूं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम को समंदर के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह पे एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो दोबारा वो वर्ड ना बोल पाए। वो असल में एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इस्माइल को दिखाया जाता है जो असल में मर चुका होता है और वो हेल में आ गया होता है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता होती है कि अगर वो उस ताज को हासिल में कामयाब हो जाता है और अगर वो ताज उसके हाथ में होता है और कोई उसे मार देता है तब वो हेल में आ जाएगा और हेल के डीमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी जिससे वो काफी सारी पावर्स ले सकता है। इस्माइल को ये बात पहले से पता होती है इसलिए वो ब्लैक एडम को उकसाता है और उसे मारने पे मजबूर कर देता है। उसने ऐसा कुछ प्लान कर रखा होता है कि मैं एड्रियाना के बेटे को मारूंगा और फिर ब्लैक एडम के मारने की वजह से मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और जो कुछ भी होता है वो उसके प्लान के मुताबिक होता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी पावर्स भी दे देते हैं। इस्माइल एक डीमन बन जाता है और उसके पास काफी पावर्स आ जाती हैं जिसके बाद वो दुनिया वापस आता है और वहाँ पे तबाही मचा देता है। जिसके बाद जस्टिस सोसाइटी उससे लड़ने आती है लेकिन डीमन बहुत पावरफुल होता है और जस्टिस सोसाइटी उसका मुकाबला नहीं कर पाता और काफी लड़ने के बावजूद भी वो सारे उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी का एक और मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में उसके सामने आता है और अपनी पावर से उस डीमन को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी को पता चलता है कि अगर कोई उस डीमन जिसका नाम सबाक भी होता है उसे पकड़ सकता है और उसे नाकाम बना सकता है तो वो सिर्फ ब्लैक एडम ही है। फिर डॉक्टर फेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और ब्लैक एडम से बात करना चाहता है और उसे बताता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और पूरी जस्टिस सोसाइटी उसकी हेल्प भी करते हैं ताकि ब्लैक एडम खुद को वहां से आजाद कर सके। ब्लैक एडम वहां से निकलता है और वहां के कुछ सोल्जर से लड़ता है और फिर वो पानी से बाहर आते ही शेज़ाम बोल देता है जिसके बाद वो ब्लैक एडम बन जाता है और बगैर वक्त जाया किए वो सबाक के पास आता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि जस्टिस सोसाइटी के लोग अब भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान डॉक्टर फेट अपनी जान भी खो देता है। हॉकमैन भी अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो भी सबाक को रोकने में नाकाम रहता है कि अचानक वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की होती है लेकिन वक्त के साथ ये पता चलता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाक को रोक सकता है और लड़ते लड़ते वो सबाक का सर पकड़ लेता है और उसे दो हिस्सों में फाड़ लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ ठीक होने लगता है और इसके बाद शहर के लोग भी ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वहाँ के लोगों के साथ जस्टिस सोसाइटी भी इस बात को मान लेती है कि ब्लैक एडम ने हमारे शहर को बचाया है। फिर अगले सीन में उस ब्लैक लेडी को दिखाया जाता है जिसने जस्टिस सोसाइटी को बनाया होता है और वो ब्लैक एडम को इस शहर में रहने और लोगों की हिफाजत करने का कहती है क्योंकि शहर के सभी लोग तुम्हें अपना मसीहा मानने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो उसे वार्न भी करती है कि तुमने इस शहर से बाहर नहीं जाना और अगर वो शहर से बाहर जाता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके जवाब में ब्लैक एडम कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कोई काम करने का दिल करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। इस पर वो लेडी कहती है कि अच्छा अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो मेरे पास एक ऐसा बंदा भी है जो तुम्हें ये बात मनवा सकता है। लेकिन तभी ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है। उस स्क्रीन के टूटने से हर जगह धुआं ही धुआं होता है लेकिन तब वहाँ पे आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमेशा सुकून से बात करनी चाहिए और इसके बाद ब्लैक एडम सुपरमैन को देखता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।